Students, I am Mohammad Ishaq Naik, lecturer Government Higher Secondary School गांधी। आपके सामने हूँ और मैं आपके लिए फिर से एक बार मैं आपके लिए लाया हूँ। एक टॉपिक है जो टॉपिक हमने कल पढ़ा उसी को हम आगे थोड़ा कंटिन्यू करना चाहते हैं। जैसे कि आप जानते हो हमने इलेक्शंस के बारे में सारा पढ़ा कि इलेक्शंस जो है वो कैसे किए जाते हैं, कहाँ कौन सी अथॉरिटीज़ उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि इलेक्शन कौन करवाता है। ऐसे हाइलाइट्स को हमने कल सारे ही पढ़े हैं। तो लेकिन आज हम इसको दोबारा से इन डिटेल इलेक्शन प्रोसीजर इन इंडिया, हमारा कौन सा इलेक्शन प्रोसीजर हमारे इंडिया में है, किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शंस जो है वो करवाए जाते हैं। तो हमने कल बात की कि इसके लिए जो है वो इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वो एक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस की तरह का होता है। वो किसी के अंदर नहीं होता है। वो जो करे वो रिस्पॉन्सिबल होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल खुद ही होता है इलेक्शन कमिश्नर। फिर एक प्रोसीजर है कि इलेक्शन कैसे मुनक्कद किए जाते हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे कि उसके लिए एक अलग सा चैप्टर होगा। लेकिन आज जो हमारा है हम एक्सप्लेन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है इंडिया में, प्रोसीजर जो है इलेक्शंस का वो कैसे होता है। जैसे इंडिया जो है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इन अवर इंडिया there is a indirect system of democracy। जैसे डेमोक्रेसी से हमने कल डिफाइन किया कि व्हाट डू वी मीन बाय डेमोक्रेसी। एक हमारे थॉट फिलोसोफर थे सियासतदान इब्राहिम लिंकन, उसने बोला है, ये इब्राहिम लिंकन हैज डिफाइंड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ government which is of the people, by the people and for the people। हमारी डेमोक्रेसी में जो है वही निज़ाम चलता है कि हुकूमत लोगों की है, लोग हुकूमत में हैं, लोग हुकूमत बनाते हैं और लोगों के लिए ही हुकूमत है। तो इसमें हमने कल इसको डिस्कस किया हुआ है कि डेमोक्रेसी जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक तो डायरेक्ट है, दूसरी इनडायरेक्ट है। इसको हमने इन डिटेल स्टडी किया हुआ है। लेकिन इंडिया जो हमारा है, हमारा इंडिया में जो है द सिस्टम ऑफ हियर इज ए इनडायरेक्ट सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। मींस द पीपल, द सिटीजंस आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन गवर्नमेंट बट इन द इनडायरेक्ट वे। तो इनडायरेक्ट वे मींस द सिटीजंस कैन elect representatives and those representatives are responsible, they are wholly and solely responsible for the administration side। जैसे हमारी administration is run by the representatives। हमारे इंडिया में जो है हमारे representatives चुने जाते हैं और उन रिप्रेजेंटेटिव्स के उसमें जो है वो इख्तियार में है, उनके इन्फ्लुएंस में है। द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय इनडायरेक्ट वे मेथड से। हमने उनको चुना हुआ होता है, वो हमारी जो है वो इनडायरेक्ट, वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन दिस, बट हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो हैं वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन उनके अंडर है और वही जो है फुली उसको जो है पूरे वही
फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हुकूमत में क्या करें, वो लॉ कैसे बनाएं, और जो इलेक्ट करते हैं उनको हम कुछ वक्त के लिए जो है वो इलेक्ट करते हैं, फॉर दे आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड टाइम। इन इंडिया में जो है वो फिक्स्ड टाइम है उनका कि इलेक्शन जो होगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो चुने जाएंगे फिक्स्ड टाइम के लिए। बट कभी कभार ऐसा हो जाएगा, कहीं मिडवे इलेक्शन होता है, कहीं बाई इलेक्शन, कहीं वो तो दूसरा टर्म है, उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्शन प्रोसीजर इन आवर इंडिया। वंस जब इलेक्शन की जो है वो डेट जो है निकलने से पहले हमारे इलेक्शन प्रोसीजर में ये होता है कि वहां पे डिलिमिटेशन ऑफ constituency. The first and foremost important aspect of this election procedure is that एक कमीशन बनाया जाता है इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाता है कि कैसे वो कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटाइज करें, उनमें चेंज लाना होगा इफ नेसेसरी। मगर ये डिलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की पहला जो काम है कि इनको डिमिलिटाइज किया जाता है, इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इनकी डिलिमिटेशन की जाती है। और ये कौन करता है, इसके लिए कमीशंस, डिलिमिटेशन कमीशंस बनाए जाते हैं और उनके लिए सर्टेन क्राइटेरियाज आर फिक्स्ड। इट कैन बी डन आफ्टर एवरी सेंसस। जैसे हमारी ये जो सेंसस होता है पॉपुलेशन का, हर पॉपुलेशन के बाद जो है कभी कहीं इंक्रीज होता है, कहीं डिक्रीज होता है, तो उसी के मद्देनजर, उसी के नजर रखते मद्देनजर उसी के दायरे इख्तियार में जो है इनकी डिलिमिटेशन की जाती है। और दिस इज द फर्स्ट, पहला स्टेप हमारा इलेक्शन प्रोसीजर में ये है कि नंबर 1 कंस्टिट्यूएंसीज जो है उनकी डिमिलिटाइजेशन की जाती है, उनकी डिमिलिट। तो फिर नेक्स्ट हमारा है वो लिस्ट, वोटर लिस्ट, या हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ वोटर्स। तो फिर जब इसके डिलिमिटेशन, ये कंस्टिट्यूएंसीज को देखने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है कि प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। फर्स्ट क्या किया जाता है कि फर्स्ट टेम्परेरी लिस्ट, फर्स्ट क्या होता है कि टेम्परेरी लिस्ट में प्रिपेयर करते हैं इलेक्शन के जो रिलेटेड जो सारे जितने भी हैं, वो क्या करते हैं कि एक टेम्परेरी लिस्ट, इलेक्शन वोटर लिस्ट बनाई जाती है। और दोज वोटर्स who are not included in this list, there is a provision in this system that they can ask to the authorities for the inclusion. Suppose अगर इस वोटर लिस्ट में किसी का नाम इंदराज नहीं होता है तो उसको अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और हमारे सिस्टम में जो है वो उनके लिए जो है वो हक है, उनका राइट है कि उनको इसमें शामिल किया जाता है, मींस दे आर इंक्लूडेड। फिर बट टाइम इज फिक्स्ड फॉर दिस पर्पस एंड they are included in this list, whether
जितना जैसे भी है, जो भी कंडीशंस हैं, अगर वो इंक्लूड नहीं है, वो एक्सक्लूड किए गए हैं, अगर उनको इंक्लूड नहीं किया गया था तो उनका अधिकार है, हर वोटर का है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, लोकेशन, जो भी बनता है, who can attain the age of majority with respect to the election means state can fix the maturity of the voter कि कितनी है। अगर वो 18 साल है तो 18 साल के पहुंचते ही उस वोटर का हक बन जाता है कि that must be included in a voter list, वो उसका राइट है। तो हर एक का अधिकार है, अगर किसी को उस जो पहले वोटर लिस्ट बनाई जाती है उसमें किसी का नाम इंदराज दर्ज इंक्लूड नहीं किया जाता तो उस बंदे का अधिकार है कि वो बाद में अप्रोच करके, या वो रह गया है तो उसे ये हक है उसका इंक्लूजन करना, उस लिस्ट में उसको इंक्लूड करते हैं बट इन ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। उसके लिए टाइम फिक्स होता है और वो उस टाइम के अंदर उससे अप्रोच करता है और वो उसके अंदर रह भी जाता है। और इट्स द ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉइज कि कोई छूटना नहीं चाहिए, बड़ी सख्त ड्यूटीज होती हैं इसकी। तो फिर थर्ड स्टेप जो होगा, थर्ड स्टेप जब ऐसा हो जाता है, ये वो रिस्पांसिबिलिटी जिनकी है उन्हीं से करवाया जाता है। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ्स, appointment of senior and junior staff, senior and junior staff. Appointment means the point is appointment. Appointment किसकी की जाएगी? Election procedure में एक प्रोसेस है कि once इन कंस्टिट्यूएंसीज को डिलिमिटाइज कर दिया गया, वोटर लिस्ट जो है वो प्रिपेयर कर दी, इसमें इंक्लूजन, एक्सक्लूड, इंक्लूड जो भी करना है, अगर मैं आपको अवेयर करना चाहता हूँ, जो बंदा जब प्रिपेयर की जाती है लिस्ट, जो बंदा जिसकी डेथ हो जाती है उसको एक्सक्लूड करते हैं, मींस उसको निकाला जाता है बाहर, और इंक्लूड जिसकी भी एज पहुंचेगी तो उसे इंक्लूड किया जाता है। मींस इंक्लूजन भी होता है, एक्सक्लूजन भी होता है। तो अब जब वंस डिलिमिटेशन occurs, then voter lists are prepared by the officials, and the next step in the election procedure is that appointment of staff, junior and senior staff is appointed for the election process. जब इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो उसमें स्टाफ की सिलेक्शन होती है, उसमें जूनियर स्टाफ होता है, उसमें सीनियर स्टाफ होता है, उसमें बिल्कुल फोर्थ क्लास से लेके तो बहुत ऊंची जब हमारे सेक्रेटरी तक को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। मींस ईच एंड एवरी इंडिविजुअल विल प्ले हिज आवर रोल। मींस वहां पे हमारे जैसे हमारे कॉमन ऑब्जर्वेशन आरओज, एआरओज, कमिश्नर, ये जो बनाए जाते हैं, ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसरों को इन्वॉल्व किया जाता है, बहुत एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लिया जाता है। इट इज ऑल फॉर द फेयर इलेक्शन, कि हमारा इलेक्शन जो हो बिल्कुल साफ हो। इलेक्शन में अदरवाइज वहां पे इलेक्शंस में जो है हमने कल पढ़ा था कि डिमेरिट्स भी होते हैं। इलेक्शन जो है वो उसके डिमेरिट्स भी बहुत ज्यादा है, उसकी बात हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन विच देयर आर सीनियर मेंबर्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल, देयर आर जूनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, and each and every person has to play his own role in the elections. Duty are assigned, उनको ड्यूटियां अलॉट की जाती हैं, and all the officials will act accordingly as per the assignment, as per their assignment. जो भी उनको काम दिया गया है, जो सौंपा गया है, तो
उसके मुताबिक ही वो सारे अपना काम निभाते हैं। तो अब फिर इसके लिए ऑब्जर्व्स भी रखे जाते हैं, इसके लिए ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं और कुछ जो है अपना काम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप, जब अपॉइंटमेंट्स आप स्टार्ट हो गई, फिर हमारे जो है वो उसके बाद नेक्स्ट जो है पोलिंग स्टेशंस। पोलिंग स्टेशंस Polling stations are the stations where the vote are casted by the citizens, by the voters. ये जो polling stations हैं, in each constituencies polling stations are established. These pollings are established for different voters. एंड क्या होता है इसमें कि ये जो एक मखसूस, मतलब कितने वोटर्स एक पोलिंग स्टेशन में मखसूस हैं, कितने वहां पे जो है वो कितने वोटर्स जाएंगे जिनको अपना वोट कास्ट करना होगा। पोलिंग स्टेशन आर फिक्स्ड फॉर द नंबर्स ऑफ वोटर एंड दोज वोटर्स आर डायरेक्टेड to cast their vote in the established polling station, जहां पे पोलिंग स्टेशन को बनाया गया है और उन वहां के जो वोटर्स हैं उनको ये जो है हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी ड्यूटी वहां पे तैनात होती है, बहुत सारे ऑफिशियल्स को बोला जाता है कि उन वोटर्स को डायरेक्ट करो कि वो जाके अपना वोट वहां पे कास्ट करें। तो ये होगा जब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पोलिंग स्टेशन जो वो हो जाता है, फिर जो है फिर होगा फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन। द नेक्स्ट स्टेप इज फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म। Once the date is fixed for the elections by the election commission, जब भी डेट जो है वो निकल जाती है, जब डेट निकलने के बाद क्या होता है कि अब जो कंटेस्टिंग, जो भी उम्मीदवार जो है, जो भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, वो जाके अपने नॉमिनेशन फाइल करवाता है। मींस वो जाके तो अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कराता है। दिस इज डन बाय वेरियस मेथड्स। जैसे वो जो है एक कोई जो है अपना कारवा लेके जाता है, कोई अपना खुद अकेला जाता है, कोई अलग अलग है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, प्रोसीजर्स फॉर नॉमिनेशन। जैसे फिलिंग जब भी वो भरेगा अपने कागज पत्तर वगैरह, जब भी वो किसी अथॉरिटी के आरओ एआरओ जो है वो अपॉइंट किए होते हैं, हर कंस्टिट्यूएंसी में जो है वो अलग अलग सा बनाए जाते हैं आरओ, रिटर्निंग अफसर, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर, और उनके ही वो ऑफिस में जो है वो पेपर्स को सबमिट करना होता है जो हर कैंडिडेट को, और हर कंस्टिट्यूएंसी में जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म को भरना होता है। ये तो या तो वो अलग अलग तरीके, या तो अकेला जाएगा, या तो एक जमात, एक रैली लेके इसलिए जाते हैं ताकि थोड़े से वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए, ताकि वोटर्स जो हैं उसके फेवर में जो है वोट डालें। तो अब जो है अब नेक्स्ट स्टेप जब आएगा, जब पेपर भर दिए, उसने पेपर कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया, अब नाउ नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज विथड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी कवरिंग कैंडिडेट्स को भी
एक ही पार्टी से, इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट समटाइम two candidates can file the nomination form in one office in one constituency for contesting election. कि कभी कभार ऐसा होता है कि दो पर्सन, जैसे एक हमारे पार्टी है, पार्टी के जो दो बंदे एक ही दफा दोनों वो जाके दोनों नॉमिनेशन फाइल करेंगे, इसलिए कि कोरिंग कैंडिडेट मींस कहीं अगर किसी के कागजात दुरुस्त नहीं पाए गए तो वो रिजेक्ट होने का चांस होता है, इसलिए वो जो है दो दो बंदे भी भर सकते हैं। तो विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, candidates are allowed to withdraw their nomination form before the date. ये एक डेट मेंशन की होती है, एक डेट मेंशन होती है, एक फिक्स्ड होती है डेट, उस डेट से पहले जो है कोई बंदा विड्रॉ कर सकता है अपने फॉर्म को। सपोज लास्ट डेट अगर 15 तक भरे जा सकते हैं फॉर्म, फिर इनकी डेट जो है फॉर्म विड्रॉ करने की 16-18 को रखा जाएगा। अभी प्रदान करने से पहले जो है कोई बंदा अपना फॉर्म वापस ले सकता है, लेकिन ये जो है वो इसके लिए प्रोविजन है कि बंदा जो है वो अपनी नॉमिनेशन फाइल को वापस विड्रॉ भी कर सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप आ गया, जब विड्रॉल के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्क्रूटनिंग ऑफ फॉर्म्स। जब स्क्रूटनिंग ऑफ फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्शन, तो जब यहां तक विड्रॉल कर दिया, यहां तक इतना 5-6 स्टेप तक फॉर्म भरे गए, उनको देखा गया, वापस लाने की डेट रखी। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो स्क्रूटनी एंड ऑब्जेक्शन है। ये इसमें क्या करते हैं कि इसमें हर कैंडिडेट के कागज को जांचा परखा जाता है, इसकी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, इनको देखा जाता है whether these papers are लीजिबल, ये कहीं इसके लिए ठीक है या कहीं इस पे जो है बहुत सारे इसके कंडीशंस होते हैं, टर्म्स और कंडीशंस, क्या उनके अंदर ये जो है ये कागज इसके पत्र ठीक है, अगर वो ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज अगर किसी के ये कागज जो है इसके पाए गए कि ऑब्जर्व ड्यूरिंग द ऑब्जर्वेशन, इफ the scrutiny committee is there and if objections are there, for a particular candidate किसी ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए या तो उसके कागज इस तरह के नहीं है, सपोज मैं एग्जांपल दे दूंगा आपको कि अगर सपोज कि एक बंदा जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए मखसूस है, रिजर्व कैटेगरी हमारी एससी है या हमारा दूसरा कोई जो है शेड्यूल ट्राइब है उसके लिए रिजर्व है, तो यहाँ पे बंदा ओपन जनरल कैटेगरी का वहां पे भर देता है, तो देखा जाएगा कि वो उसका रिजेक्ट हो जाएगा। और जब उसके देखा गया ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, ड्यूरिंग चेकिंग, इफ दे आर नॉट फिट, तो द कैंडिडेट जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और अनाउंस कर दिया जाता है बाकी मेंबरान का, दूसरे हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट से उनका अनाउंस कर दिया जाता है कि अब ये जो है वो कैंडिडेट्स हमारे जो हैं वो अब कंटेस्ट करेंगे। जब ऐसा होगा नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया प्रोपेगेंडा।
8 प्रोपेगेंडा। तो प्रोपेगेंडा से हम क्या समझते हैं? द eligible candidates are announcing and they start propagandas. This can be done by different ways. इसको अलग अलग तरीकों से किया जाता है। कोई रैलियां निकालता है, कोई मीटिंग्स बुलाता है, कोई बड़े बड़े जलसे जुलूस बनाता है, कोई डोर टू डोर कैंपेन चलाता है। मींस दिस प्रोपेगेंडा इज आल्सो नोन एज कैंपेन। कैंपेन कैसे की जाएगी? There are different processes, different methods due to which the campaign of election takes place. Means कहीं पे someone can call meetings, दूसरा ऐसे करता है, तीसरा रैली लेके जाएगा, चौथा गाड़ियां लेके जाएगा। This is called as propagandas. Now next step जो हमारा आ गया वो पोलिंग आ गया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज पोलिंग। देन द पोलिंग डेट इज ऑलरेडी फिक्स्ड। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो 48 घंटे पहले ही रोक दिए जाते हैं। जब 48 घंटे रह जाते हैं इलेक्शन के तो प्रोपेगेंडा स्टॉप कर दिए जाते हैं, इनको रोक इन पे लग जाती है। फिर पोलिंग का अमला वगैरह वगैरह जो भी प्रोसीजर है इसमें, तो पोलिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड ऑन द डे ऑफ पोलिंग व्हाट हैपेंस? हॉलिडे सेलिब्रेट। इट इज डिक्लेयर्ड एज ए हॉलिडे फॉर द डेट ऑफ पोलिंग। इट इज व्हाई so that all the voters can enjoy the independent franchise. कोई भी वो जो है हमारा वोटर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा टू इंश्योर 100% पोलिंग। इट इज डिक्लेयर्ड एज ए हॉलिडे ऑन द डेट ऑफ पोलिंग। तो पोलिंग के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है काउंटिंग। फिर काउंटिंग की डेट जो है वो फिक्स किए होती है और द काउंटिंग इज डन इन प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वहां उनके एजेंट्स होते हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं। मींस the agents are the representatives of a contesting candidate. Either the candidate sit there or not, but along with the representatives of the candidate, the counting takes place. And in a counting, what happens? The candidate who can take more votes, जो लीड लेता है, जो सबसे ज्यादा who can gain the highest vote during the polling can be declared as an elected candidate. तो इसमें जो है जितने भी कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थे, कैंडिडेट्स में से जिसने सबसे ज्यादा वोट लिया है वो इलेक्ट हो जाता है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे बोल दिया जाता है, उसका अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। एंड द अनाउंसमेंट इज मेड बाय द अथॉरिटीज, those persons which are responsible to whom the election commission has given authority to announce whether who is the candidate who has won, कौन है जिसने जीता है, जिसने सबको पिछाड़ा है, जो सबसे आगे निकल गया, देन वो इलेक्ट हो गया। वंस द contesting candidates means the counting is done and list of elected members is framed. After then the last step is election expenses.
election expenses, and there is a provision in the election procedure that no contesting candidate can make huge expenditure, कि कोई जो है बहुत ज्यादा पैसे खर्चाने, लिमिट रखी जाती है कि कितना कहां से कहां तक जो है एक कैंडिडेट जो है वो एक्सपेंडिचर कर सकता है। मीन दिस इज द लास्ट स्टेप इन द इलेक्शन प्रोसीजर दैट हर कैंडिडेट को जो है वो इलेक्शन एक्सपेंसेस का हिसाब, every candidate, every contesting candidate have to be accountable before the authorities, कि कितना हमने किया है उसका जवाब हिसाब किताब देना होता है। And this can be done after the declaration of the result of the candidate up to 45 days, 45 दिन तक। 45 दिन तक कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपना हिसाब किताब, अपना एक्सपेंडिचर जो है अथॉरिटीज के हवाले कर सकता है। तो दिस वाज द लास्ट स्टेप ऑफ द इलेक्शन प्रोसीजर। तो ये हमने डिस्कस किया आपके साथ कि इसमें होता क्या है, कौन से स्टेप्स अच्छे हैं, कौन सा क्या करना है, कैसे करना है। तो आपने कैसे इसको लिया, आप कैसे आप इसको लेंगे, आपको कैसा लगा, आप मेरे साथ शेयर करेंगे कि और साथ में इसके हमारे जो नोट्स वगैरह हैं आप साथ में आपका इसमें YouTube पे साथ में आपका एडिट जहां पर दबाने से आपको इसके साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो ये सारा जो था इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में था। तो थैंक्स।